सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 111। पहला प्रश्न। एक मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? एक जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दो जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है डी। मुगल भारत में जागीरदार और जमींदार दोनों के अधिकारों में कुछ प्रमुख अंतर था, लेकिन दिए गए कथनों में दोनों ही गलत हैं। एक, जागीरदारों को भूमि आवंटन न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में नहीं मिलता था। उनका मुख्य कार्य भूमि के प्रशासनिक प्रबंधन और सेना की आपूर्ति करना होता था, न कि न्यायिक और पुलिस दायित्व निभाना। दो, जागीरदारों को भूमि आवंटन वंशानुगत नहीं होते थे, यह प्रायः सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। वहीं जमींदारों के पास राजस्व उगाही का अधिकार था, जो वंशानुगत हो सकता था, लेकिन यह निश्चित नहीं था। अगला प्रश्न। दो, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। बी. भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। सी. इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। डी. भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। इस प्रश्न का उत्तर है बी। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इन सुधारों के तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हदबंदी कानून लागू करना और छोटे किसानों को भूमि का मालिक बनाना शामिल था। इसने भूमि वितरण को और अधिक न्यायसंगत बनाने की कोशिश की। जबकि नकदी फसलों की खेती बढ़ी, भूमि सुधारों का प्रमुख लक्ष्य भूमि वितरण में सुधार करना था, न कि कृषि का रूप बदलना। अगला प्रश्न। 3, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सी. विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डी. विश्व बैंक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मापने के लिए आर्थिक, संस्थागत और संरचनात्मक तत्वों का विश्लेषण करती है। इसमें देशों की उत्पादकता, नवाचार क्षमता और संस्थाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच हर साल यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो देशों को उनके आर्थिक प्रदर्शन और विकास की दिशा में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगला प्रश्न। 4, चार्टर एक्ट 1813 फीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। 2, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज, क्राउन, की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया, सिवाय चाय और चीन के व्यापार के। इससे भारतीय व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश हुई। इसके अलावा इसने कंपनी द्वारा नियंत्रित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। हालांकि यह एक्ट भारत के राजस्व को सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं लाया था,
बल्कि केवल कंपनी के व्यापार और प्रशासन पर संसद की निगरानी बढ़ाई थी। अगला प्रश्न 5. स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। 2. स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, ने भारतीय उद्योगों और शिल्पकारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य विदेशी माल के खिलाफ स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था, जिससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, की स्थापना भी हुई, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने और भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न 6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन संगठन, नायक, लीडर। 1. अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी। 2. अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 3. आत्मसम्मान आंदोलन, E0V0 रामास्वामी नायकर। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? ए. केवल एक, बी. केवल एक और दो, सी. केवल दो और तीन, डी. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। सभी तीन युग्म सही हैं। 1. अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी ने इस संगठन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन और हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करना था। 2. अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस संगठन की स्थापना की, जो किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करता था। 3. आत्मसम्मान आंदोलन, यह आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर, पेरियार, द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु में जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। अगला प्रश्न 7. निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए. चन्हुद्रो, बी. कोट दीजी, सी. सोहगौरा, डी. देसलपुर। इस प्रश्न का उत्तर है सी। सोहगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है और यहां से कुछ प्राचीन शैव और बौद्धकालीन मूर्तियां मिली हैं, लेकिन यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। वहीं चन्हुद्रो, कोट दीजी और देसलपुर हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। चन्हुद्रो पाकिस्तान में स्थित है, कोट दीजी सिंध में है और देसलपुर गुजरात में स्थित है। इन स्थानों पर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं, जो इनका हड़प्पा सभ्यता से संबंध साबित करते हैं। अगला प्रश्न 8. निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ राणेय अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? ए. कंगनहली, बी. सांची, सी. शाहबाजगढ़ी, डी. सोहगौरा। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कंगनहली में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ राणेय अशोक, राजा अशोक शिलालेख उल्लिखित है। कंगनहली शिलालेख में अशोक के यथार्थ चित्रण के साथ यह शिलालेख पाया गया, जिसमें वह खुद को राणेय अशोक के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। यह शिलालेख अशोक के प्रारंभिक काल की गवाही देता है, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अपने शाही शासन के बारे में लिखा था। वहीं अन्य विकल्प जैसे सांची, शाहबाजगढ़ी और सोहगौरा में अशोक के शिलालेख मिलते हैं, लेकिन उनमें राणेय अशोक नहीं लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 9. निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. बुद्ध में देवत्वारोपण। 2. बोधिसत्व के पथ पर चलना। 3. मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? ए. केवल एक, बी. केवल एक और दो, सी. केवल दो और तीन, डी. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है डी।
महायान बौद्धमत में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। एक, बुद्ध में देवत्वारोपण। महायान बौद्धमत में बुद्ध को एक दिव्य रूप में पूजा जाता है, उन्हें एक प्रकार के परम ब्रह्मा के रूप में देखा जाता है। 2, बोधिसत्व के पथ पर चलना। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा है, जिसमें व्यक्ति अपने निर्वाण के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयास करता है। 3, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। महायान में मूर्तियों की पूजा और विभिन्न अनुष्ठान महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सभी 3 विशेषताएं महायान बौद्धमत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न। 10, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम, विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। सी, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इस प्रश्न का उत्तर है ए। गुप्त काल में विष्टि, बलात् श्रम, राज्य द्वारा लगाया गया एक प्रकार का श्रमिक कर था। इसे राज्य की आय के स्रोत के रूप में माना जाता था, जिसमें जनता को राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम देना पड़ता था। यह श्रम किसी विशेष सेवा के रूप में होता था, जैसे निर्माण कार्यों में भागीदारी या अन्य सार्वजनिक कार्यों में श्रम देना। इसके विपरीत, यह एक अनिवार्य कर था और साप्ताहिक मजदूरी का कोई प्रावधान नहीं था।